यह पहली बार है जब तुमने मुझे अपने किसी दोस्त से मिलवाया है। सुचिन ने मेरी तरफ अपनी वो जादुई और प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, अब भाई बीवी इतनी शिद्दत से देखे तो किसी के भी पिघलने का चांस 100% हो जाता है। मैंने भी अपना सिर हिलाया और अब मुझसे और नखरे नहीं किए गए। मैंने चुपचाप सुचिन का हाथ थामा और एकदम सीरियस होकर, बल्कि थोड़ा एक्टिंग करते हुए बोला, चिंचिन मैं बहुत मेहनत करूंगा, एक दिन मैं भी इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि गर्व से तुम्हारे बगल में खड़ा हो सकूं। मेरी यह बात सुनते ही सुचिन के चेहरे पर ऐसी चमचमाती मुस्कान आई कि क्या बताऊं। अब मेरी इस बात में कितनी सच्चाई थी और कितना मक्खन, यह तो भगवान ही जाने। पर वो लड़की तो पूरी तरह से मेरे प्यार के जाल में फंस चुकी थी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मेरा आज कुछ भी कर सकता है। तुम जो भी करोगे यह बीवी हमेशा तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। इसके बाद हम दोनों विला के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में गए। वहाँ खड़ी एक से बढ़कर एक आलीशान गाड़ियों के कलेक्शन को देखकर हमारे सोंग जी की आंखें कतई फटी की फटी रह गईं। उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। ओ तेरी की जय भाई, मैं तो सोचता था कि वो अमीर होने पर भूल मत जाना वाली बात हम सिर्फ हवा में तीर मारने के लिए बोलते थे, पर तुमने तो साक्षात कुबेर का खजाना ही ढूंढ लिया। भाई तूने तो सच में कर दिखाया। तेरे जैसा भाई पाकर मेरी जिंदगी तो कतई सेट हो गई रे। इस वक्त सोंग जी की मुस्कान को दबाना AK-47 की रिकॉइल रोकने से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। बेचारा खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था। मैंने बड़े गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा, पर तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने उसे अलर्ट किया, अरे ओ जे सुन, इस बात को अभी अपने तक ही रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या अपनी काशिन से भी छुपाना पड़ेगा क्या? काशनी सोंग जी की बचपन की मोहब्बत और मंगेतर थी, जिससे वो अपने दिल की हर बात शेयर करता था। हाँ, हर एक इंसान से राज रखना है। आसमान से टपकी इस दौलत को अभी छुपा कर रखने में ही भलाई है, वरना मुफ्त में मुसीबतें गले पड़ जाएंगी। तू एक सीधा साधा अनाथ लड़का है और जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं वहाँ के अमीरजादे और रईस आवारा लौंडे अगर तेरी इस अचानक आई अमीरी को देख लेंगे तो वो साले साजिशें रचकर तुझे वापस फुटपाथ पर लाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने दूर की सोचते हुए सोंग जी को यह पटी पढ़ाई, क्योंकि कॉलेज के उन घमंडी रईसजादों की गंदी फितरत से मैं पिछले जन्म में अच्छी तरह वाकिफ था। ठीक है जय भाई, तू जो बोलेगा अपूर्ण वही करेगा। सोंग जी ने आज्ञाकारी चेले की तरह सिर हिलाया। दूसरी तरफ हमारी नागिन लियू रुयान इस वक्त घबराकर गु वेई को फोन लगा रही थी। अरे वेई, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया रे। इस समय हमारा ग्रीन टी भाई गु वेई अपने पर्सनल VIP वार्ड के बेड पर लेटा हुआ ग्लूकोज की बोतल चढ़वा रहा था, फुल नौटंकी मोड में। लियू रुयान ने कॉलेज में हुए उस बुगाटी वाले कांड और 20 लाख के हट जाने की पूरी राम कहानी गु वेई को रो रो कर सुनाई। वेई, तुम तो जानते हो ना कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? वो गुजे तो साला सीधे डकैती पर उतर आया है, और अगर उसने अपनी उस साइको मौसी सुचिन को मेरे पीछे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? लियू रुयान ने फोन पर ऐसा विलाप किया मानो उसकी दोनों किडनियां चोरी हो गई हों। गुवे ने अपनी भौहें सिकोड़ी, माना कि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, पर 20 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी जिसे वो फालतू में गुजे के मुंह पर मार दे। वो इतना बड़ा दानवीर तो कतई नहीं था, लेकिन उसे यह भी पता था कि गुजे को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए लियू रुयान का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए उसने फोन पर सांत्वना देते हुए कहा, रुयान तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा यह भाई अभी जिंदा है, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे ही फोन कटा, कुछ ही देर में मेरी चौथी बहन गु शुयू वार्ड में दाखिल हुई। गु वेई का उतरा हुआ और रोतड़ू चेहरा देखकर उसका दिल पिघल गया। वो तुरंत आगे बढ़ी। क्या हुआ मेरे लाडले वेई? क्या उस मनहूस गुजे ने तुझे फिर से तंग किया है? तू मुझे बता, तेरी ये चौथी दीदी अभी जाकर उसकी हड्डी पसली एक करके आती है। दीदी, क्या आप मुझे 6 लाख रुपए उधार दे सकती हैं? गु वेई ने बड़ी मासूमियत से अपनी झोली फैलाई। दरअसल अभी रुयान का फोन आया था, गलती से उसका हाथ सुचिन की गाड़ी पर लग गया और वो गुजे भाई, वो रुयान से जबरदस्ती 6 लाख रुपए का हर्जाना मांग रहे हैं। मैं तो खुद सालों से बीमार हूँ, इलाज में ही सब उड़ जाता है, मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं बचा। गु वेई ने ऐसी कंगाली दिखाई कि गु शुयू का कलेजा ही फट गया। अरे मेरे बच्चे, तू परेशान मत हो, ये छोटी सी बात तेरी दीदी संभाल लेगी। मैं अभी तेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करती हूँ। तू बीमार है, जेब में पैसे होने चाहिए। रही बात उस हर्जाने की, तो तू उसकी फिक्र छोड़, कल मैं खुद कॉलेज जाकर उस गुजे की खबर लेती हूँ। वो साला भूखा नंगा भिखारी समझता क्या है खुद को? उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर का दाना पानी खाकर हमारे ही सिर पर नाचे। कल मैं मम्मी को भी साथ ले जाऊंगी और उसकी ऐसी धुलाई करवाऊंगी कि वो अपनी नानी याद करेगा। इधर विला में धीरे धीरे रात का अंधेरा छाने लगा था। मैंने सोंग जी को बड़े ही सीक्रेट तरीके से विला से विदा कर दिया था ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। इस समय सुचिन अपने स्टडी रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर उस छोटी सी डायमंड रिंग को बड़े प्यार से सहला रही थी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। बगल में उसकी असिस्टेंट जो निंग थर थर कांपते हुए खड़ी थी। दरअसल सुचिन की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। डॉक्टरों का कहना था कि सुचिन की दिमागी बीमारी इतनी खतरनाक है कि वो 25 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी, और अगर उसने अगले 3 महीनों में विदेश जाकर इलाज नहीं कराया तो उसकी जिंदगी के 2 साल और कम हो जाएंगे। सुचिन को यह बात 1 महीने पहले ही पता चल चुकी थी, पर वो सिर्फ मेरे प्यार के चक्कर में यह विला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैडम, आप पिछले 3 दिनों से 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई हैं। प्लीज मुझे डॉक्टर मैनके को बुलाने दीजिए ताकि वो आपको हिप्नोटाइज करके सुला सकें, वरना अगले 1 घंटे में आपका वो खतरनाक साइको द्वारा फिर से पड़ने वाला है। झूनिंग ने हाथ जोड़कर भीख मांगी। जाओ
आओ, जंजीरें लेकर आओ और मुझे इस कमरे में बांध दो। मैं खुद बेसमेंट में चली जाऊंगी, तुम बस बाहर से ताला लगा देना और खबरदार जो किसी को भी अंदर आने दिया। सुचिन्ह की आवाज में एक डरावनी खामोशी थी। मालकिन, झो निंग आपके पैर पड़ती है, प्लीज विदेश जाकर इलाज करवा लीजिए। आप इस तरह अपने शरीर का कचरा कर रही हैं। अगर आप ही नहीं रहेंगी तो इस गुजे को जंजीर में बांधकर रखने का क्या फायदा। झो निंग ने आखिरी दांव खेलते हुए मेरा नाम लिया, क्योंकि वो जानती थी कि सुचिन्ह के दिमाग का रिमोट कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है। अगर मैं मरने वाली हूँ तो मैं मरने से पहले उसे अपने हाथों से जान से मार दूंगी, ताकि वो मेरी लाश के साथ दफन हो सके। मैं उसे किसी और औरत के पास जाते हुए नहीं देख सकती। मैं उसे मारकर पूरी तरह अपना बना लूंगी। उसका खून और मेरा खून एक हो जाएगा। सुचिन्ह की आंखें इस वक्त साक्षात खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उसका पागलपन 7वें आसमान पर था। यह सुनकर झो निंग की ऐसी फटी कि वो ठंडे पसीने में नहा गई और तुरंत जंजीरें लेने के लिए भागी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, मैं हाथ में बढ़िया गर्मा गर्म सफेद कमल और एलीट बर्ड्स नेस्ट प्रीमियम बर्ड्स नेस्ट सूप का कटोरा लेकर ठाट से कमरे के अंदर घुस गया। जंजीरें आ गई क्या? लो, मुझे बांध दो। सुचिन्ह ने दरवाजे की तरफ पीट कर रखी थी और वो अपने दर्द में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि पीछे झो निंग नहीं बल्कि उसका शौहर खड़ा है। मैंने सूप का कटोरा टेबल पर रखा और थोड़ा हैरान होकर पूछा, मेरी प्यारी चिनचिन बाबू, तुमको क्या हुआ है रे? ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही सुचिन का पूरा सिस्टम जैसे रीब्यूट हो गया। उसकी आंखों का वो खूनी लुक गायब हुआ और वो चमचमा उठी। आजे, तुम यहाँ कैसे आए? सुचिन के होंठ कांप रहे थे और वो हड़बड़ा गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो शिकोंग आपे से बाहर होकर मुझे ही नुकसान न पहुंचा दे। मेरी चिनचिन बीवी, तुम भूल गई क्या? हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था कि हर रात हम साथ सोएंगे। अब तुम बेडरूम में नहीं आओगी तो अपन ड्यूटी कैसे पूरी करेगा? और सुनो, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, तुम्हें ठोस डाइट की जरूरत है। यह सूप मैंने पूरे 2 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया है। चलो चुपचाप 2 घूंट मारो। आजे जो बोलेगा मैं वही करूंगी। सुचिन्ह ने एक आज्ञाकारी बिल्ली की तरह सिर हिलाया। उसका यह थका हारा और कमजोर चेहरा देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। पिछले जन्म में मैंने कभी उसकी सेहत पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगता था कि यह साइको मॉन्स्टर जितनी जल्दी ऊपर चली जाए उतना ही अच्छा है, पर इस जन्म में मैं उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा करूंगा। प्यार और दुलार की वजह से सुचिन्ह का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। सूप पिलाने के बाद मैं उसके पीछे गया और उसके सिर पर हाथ रखकर हल्के से दबाने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला। झो निंग हाथ में जंजीरें लिए और पीछे पीछे मैनेजर जू हांफते हुए अंदर घुसे। मेरी उंगलियों को सुचिन्ह के सिर पर देकर उन दोनों के तोते उड़ गए। उन्हें लगा कि मैं सुचिन्ह का मर्डर करने आया हूँ। मैनेजर जू को तो वहीं दिल का दौरा पड़ने वाला था। लो भाई, इस छपरी लड़के का असली रंग बाहर आ ही गया। यह तो सीधे मालकिन को किडनैप करने का प्लान बना रहा है। हे भगवान, अगर आज मालकिन का दिमाग सटका तो इस एकुन विला को दोबारा बनवाने में करोड़ों का चूना लग जाएगा। बगल में खड़ी झो निंग ने तो सीधे अपनी लोडेड गन निकाली और मेरी खोपड़ी पर तान दी, मानो अगर मैंने 1 इंच भी उंगली हिलाई तो वो मेरा भेजा वहीं दीवार पर चिपका देगी। लेकिन अपुन कतई कूल था। मैंने बिना डरे अपनी उंगलियों से सुचिन्ह के सिर के खास पॉइंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना जारी रखा। सुचिन्ह का जो दिमाग पिछले 3 दिनों से ब्लास्ट होने वाला था, मेरी उंगलियों के जादू से वो एकदम रिलैक्स हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और झो निंग को गन नीचे करने का इशारा किया। तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे मेरे आजे पर पूरा भरोसा है। मैनेजर जू और झो निंग रोतू शक्ल बनाकर बाहर तो गए, पर दरवाजे की दरार से चुपचाप जासूसी करने लगे। मेरे इस कमाल के हेड मसाज से सुचिन्ह की सारी थकान हवा होने लगी थी। चिनचिन बाबू, कैसा लग रहा है? थोड़ा आराम मिला? मैंने प्यार से पूछा। बहुत अच्छा लग रहा है। आजे के हाथों में तो जादू है। अरे ये तो अभी ट्रेलर है बीवी। मैं अपने साथ एक खास आयुर्वेदिक तेल रिलैक्सिंग ऑयल भी लाया हूँ, जिसे मैंने खुद जड़ी बूटियों से बनाया है। चलो सोफे पर चुपचाप लेट जाओ। तुम्हारी नस नस को ऐसा खोलूंगा कि नींद कतई घोड़े बेच कर आएगी। सुचिन्ह सोफे पर ऐसे दुबक कर लेट गई जैसे कोई बहुत ही आलीशान और नखरेली बिल्ली आराम कर रही हो। आज है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह मुझे सौंप दिया। बाहर दरवाजे पर कान लगाए खड़े मैनेजर जू ने अपनी नाक सिकोड़ी। थू है, इस लड़के के पास लड़कियों को फंसाने की कौन सी घुट्टी है बे? हमारी इतनी कड़क मालकिन को 2 मिनट में पिघलाकर कतई हंसती हुई बतख एंग्शियस स्माइल बना दिया। मैनेजर जू कतई अपनी मालकिन के इस सीधेपन पर सिर पीट रहे थे। जो निंग ने धीरे से कहा, मैडम 3 दिन से सोई नहीं है। अगर इस बार उनका दौरा पड़ा तो बहुत भयंकर होगा। ओल्ड जू, तुम बैकअप रेडी रखो। अरे तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने पहले ही विला के बाहर 2 बड़ी क्रेन, घर बनाने वाले मिस्त्री और डॉक्टरों की पूरी फौज खड़ी कर रखी है। अगर मालकिन ने गुस्से में इस विला की ईंट से ईंट बजा दी तो मिस्त्री सुबह तक नया महल खड़ा कर देंगे। और अगर उन्होंने किसी नौकर की हड्डी पसली तोड़ दी तो हमारे पास ऑन ड्यूटी हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मौजूद हैं, जो तुरंत प्लास्टर चढ़ा देंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई सीधे ऊपर ही चला गया तो सुपरिवार के पर्सनल यमराज यानी कफन दफन वाले फ्यूनरल टीम भी गाड़ी स्टार्ट करके खड़े हैं। मैनेजर जू ने अपनी छाती ठोकर ऐसा कड़क बैकअप प्लान बताया कि जो निंग भी हैरान रह गई, क्योंकि सुचिन्ह जब पागल होती थी तो मेरे अलावा वो पूरे विला की जमीन तक खोद डालती थी। खैर, थोड़ी ही देर में सुचिन्ह मेरी मालिश के जादू से गहरी और
मीठी नींद में सो गई। मैंने उसके चेहरे को धीरे से चूमा और मन ही मन माफी मांगी। चिंचिन, आई एम सॉरी। पिछले जन्म में मैंने तुझे जो भी जख्म दिए उन सब के लिए मुझे माफ कर दे, पर इस जन्म में मैं अपनी जान देकर भी साबित करूंगा कि तेरा आजे को चुनना जिंदगी का सबसे बेस्ट फैसला था। सुचिन को सुलाने के बाद मैं विला के स्टडी रूम की एक पुरानी टेबल के पास गया। वहाँ कोने में बहुत ही बारीक अक्षरों सील स्क्रिप्ट में मेरा नाम लिखा हुआ था, गुजे। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे। वो लड़की मुझसे इतनी शिद्दत से प्यार करती थी कि उसने छुपाकर मेरा नाम अपनी टेबल पर लिख रखा था, पर उसे डर था कि कहीं मैं देखकर चिढ़ न जाऊं, इसलिए उसने पुराने जमाने की लिपि का इस्तेमाल किया था। भाई साहब, लड़की कतई दीवानी थी मेरे पीछे। अब मुझे भी अपनी औकात बढ़ानी थी और एक ऐसा बिजनेस साम्राज्य खड़ा करना था कि मैं गर्व से उसके बगल में खड़ा हो सकूं। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और एक बहुत ही हाई लेवल की कोडिंग वाली फाइनेंस फाइल, फाइनेंशियल प्लान निकाली। यह वही फाइल थी जो मैंने पिछले जन्म में अपनी बड़ी बहन गु मोयुन के लिए बनाई थी और जिसे उसने कंपनी के सरकारी सिस्टम में अपलोड कर दिया था। पर जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो मेरा खून खौल गया। उस फाइल पर ऑथर का नाम हटाकर गु वेई लिख दिया गया था। साफ बात ही बड़ी बहन ने जानबूझकर मेरे हक की चोरी अपने लाडले भाई को दे दी थी। पर अब अपुन को कोई रोना धोना नहीं करना था। मैंने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाया, धड़ाधड़ कोडिंग की लाइंस स्क्रीन पर दौड़ने लगी और सन्नाटा, पूरा सिस्टम ब्लैकआउट हो गया। मैंने गु ग्रुप की पूरी सीक्रेट फाइलें और वो रिसर्च प्रोजेक्ट उड़ाकर गायब कर दिया। लो बेटा, अब खेलो आंख मिचौली। उसी वक्त ऑफिस में ओवर टाइम कर रही बड़ी बहन गु मोयुन के लैपटॉप की स्क्रीन अचानक काली हो गई। जब 2 मिनट बाद स्क्रीन ऑन हुई और उसने कंपनी का डेटा चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गु वेई के नाम वाला प्रोजेक्ट और कंपनी की सारी सीक्रेट फाइलें पूरी तरह से गायब थीं। सब कुछ कतई कोरे कागज, ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरह साफ था। गु मोयुन के हाथ पैर कांपने लगे। उसने तुरंत बड़े बड़े हैकर्स को फोन लगाया कि डेटा रिकवर करो और लगे हाथ गु वेई को फोन घुमाया। वेई, हमारी कंपनी का पूरा डेटा हैक हो गया है, क्या तुम्हारे पास उस प्रोजेक्ट का कोई बैकअप है? गु वेई ने फोन पर अपनी वही हकली और मासूम आवाज निकाली। दीदी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पर प्लीज आप अजय भाई पर गुस्सा मत होना। मुझे लगता है अजय भाई ने ही मजे मजे में यह सब उड़ाया है। उनके पास पक्का उस फाइल का बैकअप पेन ड्राइव USB होगा। वो आजकल मुझसे थोड़े नाराज है ना। आप फिक्र मत करो, कल मैं खुद कॉलेज जाकर उनके पैर पकड़ लूंगा और उनसे भीख मांगकर वो पेन ड्राइव वापस ले आऊंगा ताकि हमारी कंपनी बर्बाद न हो। यह सुनते ही गु मोयुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुजे, उस भिखारी की यह हिम्मत कि हमारी कंपनी के डेटा पर हाथ साफ करे। वह पूरे घर में सिर्फ तू ही सबसे समझदार और सीधा बच्चा है। तू कल उस जंगली के पास अकेले नहीं जाएगा। मैं अपने 2 सबसे खूंखार और तगड़े पर्सनल बॉडीगार्ड्स तेरे साथ भेज रही हूँ। अगर वो सीधे सीधे पेन ड्राइव न दे तो साले की टांगे तोड़कर उससे सच उगलवाना। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। गु वेई ने फोन रखते ही एक शातिर मुस्कान दी। वो अपनी बहनों को उंगलियों पर नचाने का उस्ताद था। उधर फोन कटते ही बड़ी बहन गु मोयुन के सिर का दर्द इतना बढ़ गया कि उसे डॉक्टर के पास जाकर ग्लूकोज चढ़वाना पड़ा, क्योंकि पिछले कई सालों से मेरे हाथों की मालिश और तेल की उसे ऐसी लत लग चुकी थी कि मेरे बिना उसका सिर का दर्द ठीक ही नहीं होता था। अगली सुबह जब सुचिन की आंखें खुली तो बेड का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गईं। उसने जिंदगी में पहली बार इतनी सुकून की नींद ली थी और रात में उसका कोई दौरा भी नहीं पड़ा था। पर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके बगल में साक्षात मैं सो रहा था। उसे लगा कि यह कोई खूबसूरत सपना है और अगर वो हिली तो सपना टूट जाएगा और उसे फिर से मेरी वो ठंडी और बेरुखी वाली पीठ देखनी पड़ेगी। तभी मैंने नींद में ही अपना हाथ बढ़ाया और मेरी उंगलियों ने सीधे उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, फुल टू रॉक स्टार मोड में। अब जब बीवी अपनी है तो शर्माना कैसा भाई। उधर बेडरूम के बाहर झो निंग और मैनेजर जू सुबह से चक्कर काट काट कर परेशान थे। मैनेजर जू तो गैलरी के इस कोने से उस कोने तक जाकर दीवारों को सहलाते हुए रो रहे थे। जो बेगम, मालकिन ने आज हमें याद तक नहीं किया। इस विला के वफादार मैनेजर की हैसियत आज कतई सुल्तान की ठुकराई हुई बेगम जैसी हो गई है, जो अकेले बैठी फर्श की टाइलें गिन रही है। झो निंग ने अपना सिर पकड़ लिया। लो भाई, एक और पागल हो गया। ओल्ड जू, तुम शांत बैठो। मैडम ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। अरे, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब मालकिन नाश्ता करेंगी या सीधे लंच करेंगी? पर हमें उन्हें उठाना पड़ेगा। कंपनी के बहुत सारे सीक्रेट और अर्जेंट फाइलों पर उनके साइन होने बाकी हैं। बेडरूम के अंदर सुचिन की भूख अब और बढ़ चुकी थी, पर खाने वाली नहीं, रोमांटिक वाली। वो धीरे से मेरे पास आई और फुसफुसाई, अजय, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो फिर अपनी इस ठरकी बीवी को अपुन खुद अपना स्वाद चखाएगा। अब अपुन भी पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका था। सुचिन की आंखों का एक इशारा मिलते ही मुझे पता चल जाता था कि बिल्ली की फर को किस तरफ सहलाना है। अगले ही पल सुचिन ने बड़ी दबंगई से मेरे होठों को अपनी गिरफ्त में लिया और बैटिंग शुरू कर दी। माना कि कुछ जगहों पर बीवी को डील देनी चाहिए, पर बेड के इस मैदान पर कमांड तो हमेशा मर्द के हाथ में ही होनी चाहिए। पूरे 2 घंटे के इस महामुकाबले के बाद जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मेरे पैर हल्के से कांप रहे थे। मैंने मन ही मन अपने इस जवान शरीर को कोसा। साला, अगर पिछले जन्म में उस गद्दार भाई ने मेरा इतना खून न चूसा होता ना, तो आज अपुन आधी रात तक क्रीज पर टिका रहता। खैर, अब मुझे अपनी डाइट पर डबल
डबल ध्यान देना पड़ेगा और ढाबा स्टाइल दबाकर खाना पड़ेगा। दोपहर के ठीक 2 बजे हमारे बेडरूम का दरवाजा खुला। सुचिन कतई फ्रेश और चमचमाती हुई बाहर निकली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। विला के नौकरों के होश उड़ गए। मालकिन को सालों बाद इस तरह खुलकर मुस्कुराते हुए देखा गया था। मैनेजर जू और जो निंग ने एक दूसरे को देखा और बड़ी गंदी वाली डबल मीनिंग स्माइल दी। जू साहब तो तुरंत मेरे पास आए और चुटकी लेते हुए बोले, दामाद जी सब ठीक ठाक तो है ना? कमर वमर सलामत है आपकी? उनके चेहरे की झुर्रियां कतई मजे ले रही थीं। मैंने भी एक टेढ़ी मुस्कान दी। तुम लोग खुद ही समझदार हो, खुद ही अंदाजा लगा लो। दामाद जी मुझे लगता है आपको शिलाजीत या कड़कौंच पाक की सख्त जरूरत है। 1 चम्मच खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, 2 चम्मच खाओ, थकान मिटाओ और 3 चम्मच खाओ तो कतई अमर हो जाओ। मैनेजर जू की यह बकवास पूरी होने से पहले ही मैंने उसके गंजे सिर पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। टंग, दवाई की जरूरत तुम्हें है बूढ़ू? तुमने इतनी अच्छी जासूसी की है तो मेरी तरफ से यह छोटा सा इनाम रख लो। दिमाग हिलेगा पर खोपड़ी से खून नहीं आएगा। मैं हंस पड़ा। तभी जो निंग ने हंसते हुए हमें डाइनिंग टेबल की तरफ धकेला। दामाद जी किचन में सिर्फ आपके लिए स्पेशल ताकत बढ़ाने वाला खाना तैयार है। सेहत रहेगी तभी तो क्रांति होगी। हम जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुँचे, सुचिन खुद उठकर किचन की तरफ जाने लगी। रसोईया अम्मा वॉकमा ने तुरंत उसे रोका। मालकिन आप किचन में क्यों जा रही हैं? यह आपके स्टेटस को शोभा नहीं देता। आपको जो चाहिए मुझे हुक्म दीजिए, मैं अभी लाकर देती हूँ। सुचिन वहीं रुक गई क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चाय का कप तक नहीं उठाया था। उसने ठंडे लहजे में कहा, नहीं मुझे आज के लिए खुद खाना परोसना है। यह सुनते ही रसोईया अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। सुचिन ने बड़े चाव से मेरे लिए एक बड़ा कटोरा भरकर सी फूड ओनेस्टर वाली ताकत की दलिया निकाला और मेरे सामने रख दिया। उस बड़े कटोरे को देखकर मेरे गले में थूक अटक गया। भाई साहब, बीवी ने अभी से मुझे पूरा पावर स्टेशन खिलाने का इंतजाम कर दिया है। इसका मतलब लंच के बाद सीधे फिर से बेडरूम के दंगल में जाना पड़ेगा क्या? मेरी तो जान ही निकल जाएगी। अजय, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? सुचिन ने जब मुझे हिचकिचाते हुए देखा तो उसके चेहरे की नरमी एक झटके में गायब हो गई। उसकी आंखों में फिर से वही साइको लुक आने लगा और उसकी गोरी कलाई पर नीली नसें उभर आईं, जो साफ बता रही थी कि मालकिन का पारा फिर से हाई होने वाला है। मैंने तुरंत सिचुएशन को संभाला और उसका हाथ थाम कर कहा, अरे बीवी, मेरी जान खुद अपने हाथों से मेरे लिए खाना लाई है। मेरी क्या मजाल कि मैं इसे मना करूं। मैं तो बस इस बात से हैरान हूं कि इतनी रईस मालकिन मेरे लिए ये छोटे काम कर रही है, जबकि यह सेवा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज भी है और मेरी खुशनसीबी भी। मेरी यह मक्खनबाजी सुनते ही सुचिन के अंदर का विलेन शांत हो गया और वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। भाई साहब, यह लड़की जितनी खतरनाक है उतनी ही भोली भी है। बस थोड़ा सा प्यार दो और कतई शांत। अपनी बीवी का शक दूर करने के लिए मैंने एक सांस में वो पूरा कटोरा घटक लिया। फिर मैं खुद उठा, उसके लिए दलिया लाया, उसे चम्मच से फूंक फूंक कर ठंडा किया और उसके मुंह के पास ले गया। चिंचिन बाबू, लो खाओ, तुम जो भी दोगी मुझे सब कबूल है, पर मुझे दलिया से ज्यादा मेरी चिंचिन बाबू पसंद है। मेरे इस रोमांस के चक्कर में उस कम खाने की बीमारी वाली लड़की ने हंसते हंसते 2 कटोरी दलिया साफ कर दिया। उधर मेरा खुद का शरीर इतना ड्रेन हो चुका था कि मैंने टेबल पर रखी पूरी पिजन सूप की केतली खाली कर दी। भाई, बीवी का साथ निभाना है तो खुद को स्टील का बनाना ही पड़ेगा। तभी दोपहर के 1 बज रहे थे और मेरे फोन पर सोंगजी के मैसेजेस की बाढ़ आ गई। अरे मेरे बाप, तू कहाँ मर गया है रे? आज कॉलेज में तेरी लंका लगने वाली है और तू गायब है। कॉलेज की कमेटी ने तेरे सस्पेंशन का ऑर्डर तैयार कर लिया है। मेरे एक दोस्त ने वो फाइल खुद प्रिंट की है। दोपहर 3 बजे प्रिंसिपल खुद सबके सामने तुझे कॉलेज से लात मारकर बाहर निकालने का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हमारे कॉलेज के 100 साल के इतिहास में आज तक किसी स्टूडेंट को इतनी बड़ी सजा नहीं मिली। पहले भी कई लड़कों से सीनियर के प्रोजेक्ट टूटे हैं पर किसी को कॉलेज से नहीं निकाला गया। ये साला सीनियर ली हाउ तुझसे अपना पुराना बदला ले रहा है। यह मैसेज पढ़ते ही मेरी भौहें तन गईं। पिछले जन्म में मैं यह कलंक अपने सिर पर लेकर पूरी जिंदगी रोया था, पर इस जन्म में अपुन यह बदनामी का टैग नहीं लेगा। चिंचिन, मुझे दोपहर में जरा कॉलेज जाना है, क्या तुम खुद मुझे अपनी गाड़ी से ड्रॉप करने चलोगी? मैंने सुचिन की आंखों में देखते हुए पूछा। मुझे पता था कि उसे अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए मैंने खुद अपनी मर्जी से उसे अपनी लाइफ में शामिल किया ताकि उसे पूरा भरोसा रहे। सुचिन अवाक रह गई। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद उसे दुनिया के सामने अपनी बीवी मानकर कॉलेज चलने को कहूंगा। उसके दिल के अंदर कतई खुशियों के नगाड़े बजने लगे। मैं चलूंगी। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी। मेरी बीवी कितनी प्यारी है रे, आई लव यू। मैंने हंसते हुए उसके लंबे बालों को बिगाड़ दिया। वो कतई किसी सीधी साधी गुड़िया की तरह सीधी होकर बैठ गई तो मैंने थोड़ा झुकर उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाया, बीवी, जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे कोई रिटर्न गिफ्ट या हग नहीं मिलेगा क्या? मेरी मर्दाना वाइब्स देखकर सुचिन का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि क्या यह फिर से भागने का कोई नया बहाना है, लेकिन मैंने उसे सोचने का टाइम ही नहीं दिया। मैंने सीधे आगे बढ़कर उसके रसीले होठों को चूसना शुरू कर दिया। फुल वाइल्ड किस। बॉस सर, आसपास खड़े मैनेजर जू और जो निंग के तो मुंह खुले के खुले रह गए। हे भगवान, दिन छिप गया, रात हो गई, कतई कलयुग आ गया। दामाद जी ने सरेआम मालकिन को चूम लिया। सुचिन ने जैसे ही अपना हाथ हिलाया, मात्र 2.5 सेकंड के अंदर पूरा कमरा खाली हो गया। सारे
सारे नौकर कतई गायब। सुचिन ने मुझे डाइनिंग टेबल पर पटका, टेबल का सारा सामान नीचे गिरा दिया और खुद मेरे ऊपर आकर बैठ गई। जब तक मेरी सांसें पूरी तरह नहीं फूल गईं और मैं टेबल पर निढाल नहीं हो गया, तब तक उसने मुझे नहीं छोड़ा। अजय, क्या तुम्हारा वो छोटा सा किस मेरे लिए गिफ्ट था? उसने हाँफते हुए पूछा। मैंने बेबसी से सिर हिलाया। साला, मुझे लगा था कमान मेरे हाथ में है, पर यहाँ की असली डॉन तो यही है। आधे घंटे बाद हम कॉलेज के साइड गेट पर पहुंचे। गाड़ी से उतरने से पहले सुचिन ने मुझे फिर से एक ऐसा जबरदस्त किस किया कि मेरे दिमाग की पूरी बत्ती ही गुल हो गई। मैं किसी थके हुए सिपाही की तरह लड़खड़ाते हुए कॉलेज के अंदर गया और जब तक सुचिन की गाड़ी वहाँ से चली नहीं गई, तब तक मैं दीवार के पीछे छुप कर देखता रहा। गाड़ी के जाते ही मैंने राहत की सांस ली। भाई, अभी कारतूस खत्म है, थोड़ा रिकवर होने दो, फिर खेलेंगे। मैं अभी 2 कदम ही चला था कि कॉलेज के कुछ लड़कों ने मुझे पहचान लिया। वैसे भी कल बुगाटी से आकर लियू रुयान की बेइज्जती करने का वीडियो कॉलेज के ग्रुप्स में वायरल हो चुका था। अरे ओए, देखो तो कौन आया है। यह तो वही गुजे है ना जो कल किराए की गाड़ी लेकर अमीर बनने का नाटक कर रहा था। क्यों बे, कल की गाड़ी का किराया चुकाने में क्या तेरी पूरी जिंदगी की कमाई उड़ गई, जो आज इस फटेहाल हालत में कॉलेज से अपना बोरिया बिस्तर समेटने आया है? तभी ली युनशियांग नाम का एक लड़का अपने 3-4 चमचों के साथ मेरा रास्ता रोकर खड़ा हो गया। ये साला सीनियर ली हाउ का कुत्ता था और ली हाउ लियू रुयान का दीवाना आशिक था। उन्हें पता था कि मैं इसी रास्ते से प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाऊंगा, इसलिए वो सुबह से यहाँ लाठी डंडा लेकर घात लगाए बैठे थे। पर मैंने उन जाहिलों को भाव नहीं दिया और कतई कॉलर खड़ी करके उनके बगल से निकल गया। मेरी यह बेरुखी देखकर ली युनशियांग का ईगो हर्ट हो गया। अबे ओए रुक! वो जैसे ही पीछे से मुझे पकड़ने आया, तभी सामने से लड़कों की भीड़ जमा होने लगी। बीच में हमारी नागिन लियू रुयान सज धज कर आ रही थी और उसके बगल में सीना तानकर सीनियर ली हाउ खड़ा था। गुजे, तुम कॉलेज से निकाले जाने का सस्पेंशन लेटर लेने जा रहे हो क्या? देख, तेरा यह सीनियर कितना दयालु है। मैं वो लेटर खुद तेरे लिए रास्ते में ही ले आया। ली हाउ ने बड़ी नीचता से हंसते हुए वो सरकारी कागज सीधे जमीन पर फेंक दिया। और हाँ, तूने जो मेरा PhD वाला प्रोजेक्ट तोड़ा था, उसकी सजा सिर्फ कॉलेज से निकलना नहीं है। अगर अपनी जान की भीख चाहता है तो अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर मुझे 30 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, नाक रगड़ और पूरे कॉलेज में नंगा होकर 10 चक्कर लगा और चिल्ला कि मैं एक नंबर का गधा हूँ। उसकी यह बकवास सुनकर मैं अभी उसे 2 करारे जवाब देने ही वाला था कि तभी हमारी तीसरी बहन गु शियानयुन वहाँ प्रकट हुई। वो कॉलेज आते ही मुझे ढूंढ रही थी ताकि जबरदस्ती मुझे गुवे को खून देने के लिए हॉस्पिटल ले जा सके। उसने भीड़ को चीरा और सीधे मेरा हाथ पकड़ने लगी। गुजे, तुम अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अवै की हालत। मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिससे गु शियानयुन का बैलेंस बिगड़ा और वो सैंडल के बल जमीन पर गिरते गिरते बची। पिछले जन्म में इसी बहन का पाप छुपाने के लिए मैंने वो इल्जाम अपने सिर लिया था और कॉलेज से निकाला गया था। पर इस जन्म में अपुन इतना बड़ा चूतिया नहीं है। गु शियानयुन को गुस्सा आ गया, पर उसे याद आया कि उसके लाडले भाई को अभी मेरे खून की जरूरत है, तो उसने नकली प्यार दिखाते हुए कहा, अजय भाई प्लीज बात मानो। मिस, अपनी औकात में रहो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और न ही मैं तुम्हारा भाई हूँ, याद रखना। मैं गु परिवार के गटर से अपना नाता कब का तोड़ चुका हूँ, मैंने ठंडे लहजे में कहा। गुजे, तेरी यह हिम्मत कि तू सबके सामने मुझसे इस तरह बात करे। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। अगर मैंने तुझे पूर्व जाने को कहा तो तेरी औकात नहीं है कि तू पश्चिम की तरफ कदम भी बढ़ाए। यह कहकर वो फिर से बिल्ली की तरह मेरे ऊपर झपटी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। मैंने इस बार पूरा निशाना साधा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, मैंने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। धड़ाम! वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरी और उसका चेहरा ठीक उसी सस्पेंशन लेटर पर जाकर छपा जो ली हाउ ने जमीन पर फेंका था। वो एक कतई परफेक्ट शॉट बॉस। मैंने देखा कि उस लेटर पर अभी तक प्रिंसिपल के दस्तखत नहीं हुए थे। इसका मतलब मेरा सस्पेंशन अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ था। अब खेल शुरू होगा। ये जो कॉलेज से निकालने का आर्डर है ना, ये सिर्फ एक फोटोकॉपी है। कॉलेज कमेटी ने भले ही मुझे निकालने का फैसला कर लिया हो, पर जब तक इस पर प्रिंसिपल साहब के दस्तखत नहीं होते तब तक यह कबाड़ का कागज है। मैंने सीना तान कर कहा। उधर जमीन पर मुंह के बल गिरी हमारी तीसरी बहन गु शियानयुन गुस्से में तड़पते हुए चिल्लाई, अरे दादा रे, कलयुग आ गया। गुजे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपनी सगी बहन को पैर अडाकर गिरा दिया। अरे ओ आदरणीय झाड़ू मार का महिला, जरा अपनी जुबान को लगाम दो। मेरे पास यहाँ तुम्हारे साथ नौटंकी करने का टाइम नहीं है। सीनियर ली हाउ का वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट टूटा है ना, वो तुमने अपनी इन टेढ़ी उंगलियों से तोड़ा था। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस जन्म में मैं तुम्हारे पापों का घड़ा अपने सिर पर कतई नहीं उठाऊंगा। गु शियानयुन, अगर कॉलेज से किसी को लात मारकर निकालना चाहिए तो वो तुम हो। सबके सामने अपनी इस घटिया चोरी का पर्दाफाश होते देख गु शियानयुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सीधा साधा भाई आज कतई बाहुबली बन चुका है। पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उस सस्पेंशन लेटर पर गई। उसने झपट कर उसे उठाया और जब उसमें अपनी ही करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा देखा तो वो सन्न रह गई। उसे याद आया कि जब वो पिछली बार कॉलेज की लैब में घूमने आई थी तो सच में उसके सैंडल से टकराकर एक कीमती मशीन नीचे गिर गई थी। पर उस वक्त हमारे दोगले भाई गुवेई ने उसे पट्टी पढ़ाई थी कि दीदी ये तो कबाड़ मशीन है, मैं प्रोफेसर को झूठ बोलकर संभाल लूंगा। उसके बाद दीदी जी भूल गई। पर आज मेरा यह कड़क और दुश्मनी भरा रूप देखकर गु शियानयुन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी
गलती मान सके। पूरे गलियारे में सन्नाटा छा गया। बगल में खड़ी हमारी नागिन लियू रुयान ने देखा कि सिचुएशन खराब है, तो वो तुरंत अपनी सती सावित्री वाली एक्टिंग चालू करके गु शियान्युन को उठाने लगी। गु दीदी आप ठीक तो है ना? गुजे, मैं जानती हूँ कि कॉलेज से निकाले जाने के डर से तुम्हारा दिमाग सटक गया है और तुम डिप्रेशन में अपनों पर ही हमला कर रहे हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बिना किसी सबूत के दीदी पर इतना बड़ा कीच उछालो। गुजे, तुम्हारी ऐसी घटिया इंसानियत को देखकर मैं आज तुम्हारे प्यार के प्रपोजल को कतई रिजेक्ट करती हूँ। आई एम सो सॉरी। लियू रुयान ने इतने मासूम अंदाज में यह जहर उगला कि आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स मेरे खिलाफ कानाफूसी करने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कॉलेज कमेटी के चीफ जू रोंगुआंग को खुद आना पड़ा। वो भीड़ को चीरते हुए दहाड़े, क्या हुड़दंग मचा रखा है यहाँ? कॉलेज कमेटी की सीक्रेट फाइल बाहर किसने निकाली? इस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार कौन है? उसे तुरंत मेरे ऑफिस में हाजिर करो। तभी पूरी भीड़ दो हिस्सों में बंट गई और कतई सिंघम वाले स्टाइल में अपुन बीच में अकेला खड़ा था। मैंने बड़े ही शरीफ बच्चे की तरह अपना हाथ ऊपर उठाया और चीफ साहब को इशारा किया। हे चीफ साहब, आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं क्या? तुम ही गुजे हो? चीफ ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा। जी श्रीमान, मैं ही गुजे हूँ, पर चीफ साहब मुझे एक बहुत बड़ा स्कैम रिपोर्ट करना है। ये जो कॉलेज की सीक्रेट फाइल है ना, इससे ये सीनियर ली हाओ चोरी छुपे बाहर लाया है और ये छाती ठोंकर कह रहा था कि मेरा बाप ली गांग है। अपुन पूरे कॉलेज को अपनी उंगली पर नचाता है। चीफ साहब, आपका इस रईसजादे से कोई मुकाबला नहीं है। आप फालतू में अपनी नौकरी खतरे में मत डालो, छोड़ दो इसे। यह सुनते ही आसपास खड़े स्टूडेंट्स का दिमाग चकरा गया। भाई साहब, ये गुजे तो कतई हैवी ड्राइवर निकला। खुद बलि का बकरा बनने वाला था और पासा ऐसा पलटा कि सामने वाले को ही विलेन बना दिया। उधर सीनियर लिहाओ का चेहरा गुस्से के मारे कतई टमाटर हो गया। वो खून के घूंट पीने लगा। गुजे, अपनी ये गंदी जुबान बंद कर। चीफ साहब, इसकी बकवास मत सुनिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो तुमने कॉलेज की सीक्रेट फाइल बाहर नहीं निकाली? या फिर ली गांग तुम्हारे सगे पिताजी नहीं है? कौन सी बात झूठ है भाई? मैंने अपनी भौहें मटकाते हुए उसकी पूरी इज्जत का फालूदा बना दिया। बस करो लिहाओ, अगर यह बात सच निकली तो मैं तुम्हारी मार्कशीट पर ऐसा लाल पेन चलाऊंगा कि तुम सरकारी नौकरी का फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, चाहे तुम्हारा बाप इंद्रदेव ही क्यों ना हो, कोई नहीं बचाएगा। और गुजे, तुम ज्यादा मत मुस्कुराओ, अभी के अभी मेरे केबिन में चलो। मैं अभी तुम्हारे घर वालों को फोन करके बुलाता हूँ, देखता हूँ तुम्हें सीधे रास्ते पर कैसे नहीं लाया जाता। चीफ ने टेबल ठोंकते हुए कहा। अरे चीफ साहब, ये गलती मत करना। मेरा इस दुनिया में कोई घर वाला नहीं है। मिडिल फिंगर वाले सीन की तरह मेरे राशन कार्ड पर सिर्फ अपुन का नाम दर्ज है। अकेला जी रहा हूँ, कतई मस्त हूँ। मैंने बड़े ही टपोरी स्टाइल में जवाब दिया। ये सुनते ही गु शियान्युन ने अपनी मुठियां भींच ली और उसकी आवाज भर्रा गई। गुजे, अब ये पागलों जैसी हरकतें बंद करो। वो मशीन टूटने वाली बात सिर्फ एक गलत फहमी थी। गुवेई ने कहा था कि वो प्रोफेसर को सब समझा देगा, पर वो बेचारा बीमार रहता है ना, तो शायद वो इजेन गलती से भूल गया होगा। इस चक्कर में तुम्हें बलि का बकरा बनना पड़ा और इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। हाँ, इसके लिए मैं अपनी गलती मानती हूँ। चलो, मैं खुद चीफ साहब के सामने सच सच बता देती हूँ। चूंकि गु शियान्युन को अपनी चोरी पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसके तेवर कतई ढीले हो चुके थे। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी, दीदी जी, जो रायता तुमने फैलाया था उससे साफ करना तुम्हारी ड्यूटी है। कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर तुम तो कतई प्लास्टिक की बोरी निकली। कितना सामान ठूस कर रखा है अंदर। पिछले जन्म में तुमने मुझसे कितनी बार अपने पापों का घड़ा उठवाया है, याद है? जब तुम कॉलेज की फाइलें चुराते हुए पकड़ी गई थी तो पूरी बिल्डिंग में झाड़ू पोछा मैंने लगाया था। तुम्हारी हर क्लास बंक करना, एग्जाम में चीटिंग करना, कॉलेज की दीवार कूदना और यहाँ तक कि कॉलेज के गार्ड्स को तंग करना, इन सब की लाठियां मैंने अपनी पीठ पर खाई हैं। गु शियान्युन, तुम्हारी इस गुलामी से ये भाई अब पूरी तरह मुक्त हो चुका है। यह सुनते ही गु शियान्युन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाई, माना कि मैंने तुझसे मदद ली थी, पर हमारे लाडले भाई गु वेई ने अपनी नाजुक सेहत के बावजूद पूरे एक हफ्ते रात रात भर जाकर वो साइंस प्रोजेक्ट बनाया था। तेरा दिल कितना काला है रे, जो तू उस बेचारे बीमार बच्चे के हक का अवार्ड भी हड़पना चाहता है। गुजे, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे दीदी, वो तुम्हारा लाडला गुवेई एक नंबर का झूठा है। वो साइंस कंपटीशन का गोल्ड मेडल मैंने अपनी अक्ल के दम पर जीता है और मैं इसे जब चाहे तब लाइव साबित कर सकता हूँ। पर चीफ साहब, अगर मैंने यह साबित कर दिया कि मैं बेकसूर हूँ और अवार्ड मेरा है, तो इन झूठे इल्जाम लगाने वाले कुत्तों का आप क्या पोस्टमार्टम करोगे? मैंने कड़क आवाज में पूछा। पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। स्टूडेंट्स कतई सांस रोककर इस पारिवारिक क्लैश का मजा ले रहे थे। चीफ साहब का चेहरा भी शर्म के मारे काला पड़ रहा था। गुजे, अगर यह साबित हो गया कि हम सब गलत थे, तो मैं खुद पूरे कॉलेज के सामने तुमसे माफी मांगूंगा और जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ ये झूठी रिपोर्ट लिखवाई है, उनकी मार्कशीट पर हमेशा के लिए ब्लैक मार्क लगा दिया जाएगा। चीफ ने वादा किया। सिर्फ इतना काफी नहीं है चीफ साहब, मुझे उन सब के सरकारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर, यानी हमारे कॉलेज की ऐसी काली मुहर चाहिए कि उन्हें रास्ते के सुलभ शौचालय में भी नौकरी न मिले। मैंने अपनी शर्त रखी। तभी लियू रुयान की चमची युकियान बीच में आग लगाने कूदी। गुजे, तेरी इतनी हिम्मत? गुवेई के उस प्रोजेक्ट का पूरा रफ स्केच और कोडिंग की फाइलें हमारी रुयान के पास सुरक्षित रखी हुई हैं। तेरे पास तो एक पन्ना भी नहीं है। तू कैसे साबित करेगा कि तू असली मालिक है? चीफ साहब ने सिचुएशन देखी और हम सबको मीटिंग रूम में बुला लिया। गुजे, लियू रुयान ने जो प्रोजेक्ट के सीक्रेट कागज मुझे दिखाए हैं वो बिल्कुल असली हैं। अब बोल, क्या सफाई है तेरे पास? और मुझे पता चला है कि कंपटीशन के 20,000 रुपए
तेरे अकाउंट में आ चुके हैं। वो पैसे अभी के अभी गुवे को वापस कर। इंसान को थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए। दूसरों की दौलत पर डाका डालना बंद करो। चीफ ने टेबल पर हाथ मारा। सॉरी चीफ साहब, वो 20,000 रुपए तो कब के स्वाहा हो चुके हैं। मैंने अपनी बीवी के लिए एक प्यारी सी डायमंड रिंग खरीद ली है। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ, मैंने अपने हाथ हवा में लहरा दिए। यह सुनते ही गुस्सिया ने उनसे रहा नहीं गया। वो चिल्लाई, गुजे, तू इतना बड़ा भिखारी है कि 20,000 रुपए भी वापस नहीं कर सकता। चल, तू कभी मेरा भाई था, इसीलिए मैं तुझे एक बढ़िया रास्ता बताती हूँ। अभी जा और अपनी किडनी या शरीर बेचकर लोन ले आ। वैसे भी तेरी इज्जत तो सरेआम नीलाम हो चुकी है। इस बार थोड़ा और सही, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। घूशियानयुन, तुम कॉलेज छोड़कर किसी भैंसों के तबेले में नौकरी क्यों नहीं कर लेती? वहाँ जाकर जितना चाहे उतना गोबर फैलाना, यहाँ दिमाग मत चाटो। और कितनी बार समझाऊं कि वो कंपटीशन मैंने जीता था तो पैसे भी मेरे हैं। मैं उसे चाहे जहाँ उड़ ढाऊं, तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? तुम लोग फालतू में अपनी औकात भूलकर हवा में मत उड़ो। याद रखो कि मशीन तोड़ने का जुर्म तुम खुद कबूल कर चुकी हो। अब सोचो कि कॉलेज कमेटी तुम्हारी क्या चटनी बनाएगी। कसम से तुम्हारी इस अक्ल को देखकर मुझे अपनी तारीफ करने का मन कर रहा है। मैंने ऐसी कड़क वाइब्स छोड़ी कि पूरे मीटिंग रूम के प्रोफेसरों के पसीने छूट गए। लियो रुयान ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उसने अपनी जेब से एक VIP कार्ड निकाला और बड़ी दयालु बनते हुए मेरे पास आई। गुजे, क्या तुमने वो 20,000 रुपए सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए उड़ा दिए? इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है। ये लो मेरी तरफ से 1,000 रुपए। क्या तुम मेरी इस छोटी सी मदद को कबूल करके मुझे माफ कर दोगे? उसका ये ड्रामा देखकर मुझे हंसी आ गई। अबे चल हट। अपने इस 1,000 रुपए को ले जाकर कहीं गोलगप्पे खा। कल जो तूने मेरी करोड़ों की बुगाटी कार के शीशे पर थूक लगाकर नैन मटक्का किया था ना, उसकी सफाई का खर्चा पूरे 20 लाख रुपए आया है। क्या वो 20 लाख रुपए तूने अपने उस नए पार्टनर गुवेई से ऐंठ लिए, या फिर कल रात तेरी सेवा में कोई कमी रह गई थी जो उसने तुझे पैसे नहीं दिए? मैंने सरेआम उसकी पूरी पोल खोल दी। यह सुनते ही लियो रुयान का चेहरा कतई सफेद पड़ गया। वो कांपने लगी। उसे डर था कि कहीं मुझे उसके और गुवेई के उस गंदे अफेयर का सच न पता चल गया हो। तभी उसका सबसे बड़ा आशिक सीनियर ली हाओ अपनी लैला को बचाने के लिए आगे बढ़ा। ली हाओ का इशारा मिलते ही उसका चमचा ली युनशियांग मुझे घूंसा मारने के लिए आगे लपका। मैंने बिना देर किए पास रखी लोहे की कुर्सी उठाई और उसके घूंसे के आगे अड्डा दी। टन। अरे ली युनशियांग भाई, रुक रुक, तुझे एक गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। जिस ली हाओ के लिए तू यहाँ कुत्ता बना घूम रहा है ना, इसी ली हाओ ने तेरी गर्लफ्रेंड को पटाकर उसके साथ होटल में गुलछर्रे उड़ाए हैं। मैं खुद अपनी आंखों से उन्हें देख कर आया हूँ और तू यहाँ इसके लिए अपनी हड्डी तुड़वाने आया है। जाग जा भाई। यह सुनते ही ली युनशियांग का दिमाग सटक गया। उसने गुस्से में ली हाओ को घूरा। दोनों रईसजादे आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे के बाल खींच खींच कर थप्पड़ों की बारिश करने लगे। पूरा मीटिंग रूम कतई कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था। उधर सुचिन्ह अपने हेड ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। असिस्टेंट जो निंग ने कांपते हुए कहा, मैडम, ये 73वीं फाइल है जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया है। प्लीज थोड़ा आराम कर लीजिए। इस वक्त ऑफिस का माहौल कतई बर्फीला हो चुका था। सुचिन्ह के गुस्से के डर से सबकी सांसें अटकी हुई थी और जैसा कि डर था, सुचिन्ह का वो साइको द्वारा फिर से शुरू होने लगा। जो निंग और मैनेजर जू के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने तुरंत मुझे वीडियो कॉल मिलाया। जब मेरे फोन पर वीडियो कॉल की घंटी बजी तो मीटिंग रूम के क्लैश को देखकर मैंने कॉल काट दिया। भाई, बीवी से बात फुर्सत में तसल्ली से करने का। मैं चुपचाप उस लड़ाई के बीच से निकला और सीधे कॉलेज की छत पर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने खुद सुचिन्ह का नंबर डायल किया। फोन कतई 1 सेकंड के अंदर उठ गया। जैसे ही सुचिन्ह ने मेरा फोन देखा, उसका वो उबलता हुआ गुस्सा पल भर में शांत हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अजय खुद उसे फोन कर रहा है। चिंचिन बाबू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी रे। मैंने बड़े ही ठरकी अंदाज में कहा। मेरी आवाज सुनते ही सुचिन्ह की वो ठंडी और खूंखार आंखें पिघल गईं। सिर्फ मेरी आवाज सुनकर उसका पूरा बदन सिहर उठा। मन किया कि अभी स्क्रीन से बाहर निकलकर मुझे जकड़ ले। जब वो होश में आई तो उसने शर्माते हुए पूछा, अजय, तुमने क्या कहा? तुम मुझे मिस कर रहे थे? हाँ मेरी जान। अच्छा ये बताओ, आज रात लंच में या डिनर में क्या खाओगी? मैं कॉलेज का ये कबाड़ साफ करके सीधे सुपरमार्केट जाऊंगा और मस्त ताजा चिकन मटन लेकर आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, अपुन कतई शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से घर पहुंचेगा। मुझे अच्छे से पता था कि सुचिन्ह का मूड कभी भी हल्क जैसा हो सकता है, इसलिए मैं बड़े ही प्यार और सब्र से उसे हैंडल कर रहा था, पर मन ही मन मेरा कलेजा भी धक धक कर रहा था। चल बेटा गुजे, आज रात तो बेडरूम के दंगल में फिर से तगड़ी ड्यूटी बचने वाली है। बीवी को खुश रखना है तो कमर मजबूत रखनी ही पड़ेगी। आज